बाबा साहब ने कहा था अपने वोट की रक्षा अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत की तरह करना। ये बेवकूफ़ अपना वोट यानी अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत अपने दुश्मन के चरणों में छोड़ आते हैं, उनको वोट देके अपने सर पे बिठाते हैं। इसी का खामियाजा जम्मू कश्मीर हम भुगत रहे हैं। देखिए राहुल गांधी संविधान को लेकर कितनी बड़ी बड़ी SC, ST, OBC की छलांगे लगाते हैं। हाल ही में इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, MP के भी हुए, MLA के भी हुए, एक OBC को टिकट नहीं दिया। रिजर्व सीट को छोड़ दो तो एक SC को टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया, कोई नहीं देता। OBC को तो बिल्कुल ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, उनके MLA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, तो इनके अपने वर्गों के हितों की रक्षा करने लगेंगे। वैसे इनकी पार्टियों में कोई बन भी जाएगा तो इनका पालतू कुत्ता ही बनेगा, वो तो इतिहास बता रहा है। हमारे यहाँ वकील टूटे हुए स्कूटर पे आते हैं, फिर वो हाई कोर्ट के जज बनते हैं, फिर कई सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, और जब रिटायर होके आते हैं तो 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टियाँ भी कई जजों की हैं, कई जजों की, मैं सबकी नहीं कह रहा। नमस्कार, नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी। आज एक हम बड़े ही गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन का आज का जो हमारा मुद्दा है वो आरक्षण को लेके है। तो बसोत्रा सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। बसोत्रा सर, जैसे कि आरक्षण की एक अमेंडमेंट सुना मैंने कि वो आरक्षण पहले तो 15% था, उससे लोगों को मिल रहा था 8%। जी जी, वो 8% अमेंडमेंट अभी सुनने में आया कि 4% हो गई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए J&K असेंबली में एक MLA हैं वीरी साहब, वो एक प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं। उसमें वो SC की भी, ST की भी, इवन OBC की रिजर्वेशन को भी कम करने के लिए उन्होंने बिल पेश करना है। वो कर भी दिया उन्होंने, शायद उस पर डिस्कशन भी वो चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वीरी जो हैं उनको ना तो रिजर्वेशन का आधार पता है, ना ही रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स हैं और जो नुकसानात हैं वो उनको पता है। उन्होंने शायद कभी इस पर रिसर्च भी नहीं की होगी। जो बाबा साहब का विजन था, व्यू था, उसको उन्होंने कभी ना जाना, ना सोचा, ना परखा। हमारे यहाँ शहादत हुई है भगत अमरनाथ जी की, उसके बाद हमें रिजर्वेशन 1970 के बाद यहाँ SC ST को मिली, और 1990-92 के बाद यहाँ OBC को मिलना शुरू हुई, और पहले 2% मिलती थी, फिर 4, अभी रिसेंटली उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया। अपर कास्ट जातियाँ OBC में भी डाल दी गई, ST में भी डाल दी गई, और 4 से OBC की रिजर्वेशन को 8 किया गया था हाल ही में। मगर अब वीरी साहब ये बिल लेके आ रहे हैं जिसमें सबकी रिजर्वेशन तकरीबन आधी कर दी जाने की प्रोविज़न वो चाहते हैं। जैसे SC की 8 से 4, ST की 10 से 7, OBC की 8 से 4। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे भाजपा और RSS है, क्योंकि वीरी साहब को तो इन चीज़ों की समझ होगी भी नहीं, और RSS और BJP अक्सर लोगों को अपने हाथ में खिला लेती है, पता नहीं क्या कंसिडरेशन रही होगी। उन्होंने कोशिश की है कि जो थोड़ी बहुत रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ J&K में SC ST OBC को मिल रहा था, हालांकि वो बंद हो गया था, अब डाइल्यूशन हो चुकी थी, अब मिलना नहीं था किसी को, मगर दूसरी तरफ से भी एक अटैक करवा दिया गया ताकि लोग डिमोरलाइज हो जाएं। और आज के बाद चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, जो साधन संसाधन जम्मू कश्मीर के हों, इसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ज़ीरो हो जाएं, नेग्लिजिबल। जब मैं माइनॉरिटी की बात करता हूं तो मैं अपर कास्ट माइनॉरिटी को इंक्लूड करता हूं। मुस्लिम आएंगे मगर अशराफ आएंगे, जैसे हमारे यहाँ स्वर्ण हिंदू हैं वैसे वहाँ अशराफ मुस्लिम है, वो आएंगे। सिख भी आएंगे तो अपर कास्ट आएंगे, ब्राह्मण वगैरह आएंगे, मगर SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन किसी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ना तो आपको प्रोफेशनल कॉलेजेस में मिलेंगे, ना ही नौकरियों में मिलेंगे। और यही मकसद है RSS का, BJP का, और यही मकसद है वीरी साहब का। और मुझे लगता है अगर फारूक अब्दुल्ला साहब चुप बैठे हैं इस पर, महबूबा मुफ्ती इस पर चुप बैठी हैं, पैंथर पार्टी वाले इस पर चुप बैठे हैं, कांग्रेस वाले इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो उनकी भी सहमति है इसमें। ये भी एंटी रिजर्वेशनिस्ट हैं, ये भी एंटी अम्बेडकराइट हैं, ये भी एंटी बहुजन समाज हैं। इससे साबित होता है कि ये हमें ख़त्म करने में लगे हुए हैं। मगर इनका ये स्टेप चाहे सफल भी हो गया, हमें कंसोलिडेट करेगा और हम बाउंस बैक करेंगे। इन्हें सत्ता से सबको उखाड़ फेंकेंगे, हम सत्ता आसीन होंगे और अपने फैसले खुद करेंगे अगर इन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया तो सर, एक बड़ा सी गंभीर मुद्दा कि जैसे हमारा आरक्षण 4% हो रहा है, तो दूसरी साइड अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट क्लास नौकरियां, जितने प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, वो सभी की सभी अपर कास्ट के पास हैं।
इनके पास प्राइवेट की जो क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं कि अपर कास्ट को, जैसे कि नौकरियों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसके बावजूद भी इनका जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS ये 10% ले रहे हैं। हमारा आरक्षण 4% हो रहा है, SC का आरक्षण। तो उसमें सर क्या लगता है कि EWS इनको 10% फिर भी मिलना चाहिए फर्स्ट क्लास नौकरी के बाद? देखिए अनिल जी, EWS एक षड्यंत्र के तहत लाया गया था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, भारत का संविधान पढ़ें, आर्टिकल 15-16 पढ़ें, जो आर्टिकल 334-35 जो SC ST OBC को रिलेट करते हैं, अगर आप सारे पढ़ें और ख़ास करके 15(4) 16(4) को अगर ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रावधान करना होगा। सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए, यानी जिनका सामाजिक स्तर वर्ण और जातियों में नीचा है और जो शैक्षणिक तौर पे अग्रणी नहीं है, जिनके पास एजुकेशन कम है या नहीं है। कहीं भी इकोनॉमिक वर्ड यूज़ नहीं किया गया। एक षड्यंत्र के तहत मोहन भागवत और उसकी RSS जब रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती थी तो उन्होंने इकोनॉमिक इसमें घुसेड़ा। मंडल कमीशन की जजमेंट के टाइम एक सोशल वर्कर था मधुले में, ब्राह्मण था वो, उसने 9 जजों की इंदिरा साहनी वाले जजमेंट वाली पीठ को एक एप्लीकेशन देके क्रीमी लेयर लागू करवाने की कोशिश की और वो हुई। तो इकोनॉमिक सेक्टर पॉइंट तो वहाँ से आया, पहले था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं। इसी चीज़ का लाभ उठाते हुए जब भाजपा सत्ता में आई तो मोहन भागवत ने भाजपा को इशारा किया कि 80% तो हमारा कब्जा भी है शासन प्रशासन न्यायपालिका पे, मीडिया पे 99% है, मगर हम चाहते हैं 100% ही ब्राह्मणों का कब्जा रहे ताकि हम SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने पैरों तले रोंदते रहें। वैसे भी RSS अमेरिका और इजराइल की और इंग्लैंड की एजेंट है, एजेंसी है, भारतीय मूल निवासियों को बर्बाद कर दो। तो उसी स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए मोहन भागवत ने इशारा किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, और उन्होंने वो काम कर दिया और EWS लागू करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और ब्राह्मणवादी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा अप्रूवल लेके इसको लागू करवा दिया। तो जो 80% उनका कब्जा था शासन प्रशासन न्यायपालिका में, वो फिर 90 से ऊपर चला गया और मीडिया में तो 99% था ही, और देश के साधनों संसाधनों में जो उनका थोड़ा बहुत कम हो रहा था, जो SC ST OBC को पढ़ लिख कर बाबा साहब के संविधान की बदौलत थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा था, वो भी छीनने में वो कामयाब हो गए। अब इसमें सारा कसूर SC ST OBC माइनॉरिटी का। एक तो वो एकजुट नहीं होते, दूसरा बाबा साहब ने कहा था शासनकर्ता जमात बनो। ये बेवकूफ़ लोग दुश्मन को शासनकर्ता जमात बना के सर पे बिठा लेते हैं और वो पार्लियामेंट का, असेंबलियों का इस्तेमाल करके, कारपोरेशन का इस्तेमाल करके कानून बना के इनको पाँव तले रोंदने का काम करते हैं। कसूर हमारा है, ना हम अपना वोट बचा पाए और ना ही हम बाबा साहब की वो बात मान पाए कि हमें शासनकर्ता जमात बनना है। बाबा साहब ने कहा था अपने वोट की रक्षा अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत की तरह करना। ये बेवकूफ़ अपना वोट यानी अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत अपने दुश्मन के चरणों में छोड़ आते हैं, उनको वोट देके अपने सर पे बिठाते हैं। इसी का खामियाजा जम्मू कश्मीर हम भुगत रहे हैं। जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं और दुश्मन को सामने रखकर टारगेट नहीं करेंगे, हम खुद सत्तासीन नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ ये जाति होती रहेगी और RSS और भाजपा वीरी जैसे MLAs को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ भड़काती रहेगी। NC हो, PDP हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, पैंथर पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, ये सब मनुवादी ब्राह्मणवादी पार्टियां हमारे हितों की अनदेखी ये करते रहेंगे। देखिए राहुल गांधी संविधान को लेकर कितनी बड़ी बड़ी SC ST OBC की छलांगे लगाते हैं। हाल ही में इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, MP के भी हुए, MLA के भी हुए, एक OBC को टिकट नहीं दिया। रिजर्व सीट को छोड़ दो तो एक SC को टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया, कोई नहीं देता। OBC को तो बिल्कुल ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, उनके MLA बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, तो इनके अपने वर्गों के हितों की रक्षा करने लगेंगे। वैसे इनकी पार्टियों में कोई बन भी जाएगा तो इनका पालतू कुत्ता ही बनेगा, वो तो इतिहास बता रहा है। बाबा साहब ने खुद ही कहा था ये हाँके जाने वाले डेफ डम्ब ड्रिवन कैटल हैं, जानवर हैं, जो MP MLA कांग्रेस BJP NC PDP पैंथर पार्टी में SC ST OBC के जाते हैं और जीत भी जाते हैं, वो अपने वर्ग का काम नहीं करते, इनकी तलवे चाटी और चाटुकारिता में लग जाते हैं और अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं। तो इस पर कोई हमें ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। लिहाजा अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, पहले तो हम अपने वोट को कंसोलिडेट करें, हम सब एकजुट हो जाएं और उसके बाद शासनकर्ता जमात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, हर रियासत की, हर UT की और केंद्र की हम बने, तब जाके हमारे मसाइल हल होंगे। उससे पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं। और वीरी साहब आप भी याद रखिएगा, कश्मीर में SC ST OBC जाग रहा है, वह SC ST ज़्यादा नहीं है, SC ज़्यादा नहीं है, ST है वहाँ पे।
ओबीसी पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम का 98% ओबीसी है। कभी खंगालिएगा इतिहास को, हम कंसोलिडेट करेंगे उनको, और आप जैसे गद्दारों को आने वाले वक्त में कश्मीर में दौड़ा दौड़ा के सबक सिखाएंगे। जो हरकत आपने ये प्राइवेट बिल ला के की है वीरी साहब, हम आपको बख्शेंगे नहीं। पूरे कश्मीर के मूल निवासी बहुजन समाज को, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, नॉन मुस्लिम हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो भी हो, सबको हम कंसोलिडेट करेंगे और आपकी इस हिमाकत की सज़ा हम आपको देंगे। आपको हम पॉलिटिक्स से ही उठाकर बाहर फेंक देंगे, ये हश्र आपका कर देंगे, याद रखिएगा। जैसे कि सर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, उनके पास 15 करोड़ मिला है, तो सर उनको बाकायदा उन पर कार्रवाई, ईडी की कार्रवाई करवा लेते, उसको सीधा का सीधा उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कहाँ तक सही है? अनिल जी, आपको पता मैं एडवोकेट हूँ। हमारे यहाँ वकील टूटे हुए स्कूटर पे आते हैं, फिर वो हाई कोर्ट के जज बनते हैं, फिर कई सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, और जब रिटायर होके आते हैं तो 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टियाँ भी कई जजों की हैं, कई जजों की, मैं सबकी नहीं कह रहा। तो कितनी तनख्वाह है उनकी, कितनी वो बचा लेते हैं, तो ये हज़ारों करोड़ कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता। ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है। और जस्टिस वर्मा है उनका नाम, उन्होंने कहा जी मेरा पैसा नहीं है, मुझे नहीं पता किसने रखा। दोनों सूरतों में उनका है या नहीं है, दोनों सूरतों में इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। अगर उनका है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें बख्शा जाना गलत होगा। अगर उनका नहीं है, मान लेते हैं उनका नहीं है, मैं उनकी बात 2 मिनट के लिए मानने को तैयार हूँ, तो ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि कहीं भाजपा ने तो नहीं रखवाए, रूलिंग पार्टी ने तो नहीं रखवाए, इनसे कुछ गलत काम तो नहीं करवाने उनको। तो ये इन्वेस्टिगेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सच सामने आना चाहिए। लोकतंत्र की एक ही खूबसूरती है कि सच को सामने लाना ही होगा। तो मेरी पहली मांग तो ये है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी परमिशन दे, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती, और सच सामने लाया जाए। अगर ये कल्प्रिट है जस्टिस वर्मा, तो इनको बाकियों के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा सजा हो, और अगर कोई और कल्प्रिट है तो उसको 10,000 गुना ज़्यादा सजा हो, अगर ऐसे जुडिशरी को कोई बदनाम कर रहा है। तो दोनों सूरतों में मेरी एक ही मांग है, सच सामने आना चाहिए, लोगों को सच जानने का अधिकार है, और जो कल्प्रिट है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस CS कर्णन, हमारे एक शेड्यूल कास्ट जज हुए हाई कोर्ट के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बतौर PM, और 20 जजों के नाम थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज थे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए थे, करप्शन चार्जेस थे, और अपनी इनकम से कई हज़ार गुना ज़्यादा संपत्ति के उन पर एलिगेशंस थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इनके खिलाफ FIR रजिस्टर की जाए और इन्वेस्टिगेशन करके पता किया जाए पैसा इनके पास आया कैसे और कहाँ से। आपको हैरानी होगी जानकर, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन पे ही कार्रवाई शुरू कर दी, उन पे कंटेम्प्ट भी बनी, उनकी नौकरी भी गई हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट जज से उनके बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया। अब तक वो कई बार 6-6 महीने की जेल भुगत चुके हैं, मगर अब भी वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब एक जस्टिस भी जुडिशरी के अगेंस्ट खड़ा होकर अपनी हक की लड़ाई लड़ता है, तो देखिए जुडिशरी उसको भी क्रश करती है। जबकि जुडिशरी को चाहिए था उनकी बात मानते हुए उन 20 जजों की अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन करवाते। वहाँ भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर ये सच था तो उन 20 के 20 जजों को आम आदमी के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी, और अगर उनके खिलाफ कोई साजिश थी तो साजिशकर्ता को कम से कम भी 10,000 गुना ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए थी। क्योंकि डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ तभी इस्टेब्लिश होता है, तभी अपहेल्ड होता है, जब जिम्मेवार लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। अगर वो गलत हो और उनके खिलाफ अगर साजिश हो तो साजिशकर्ता को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो मेरा दोनों तरफ से ये मानना है, अगर गलत हैं जुडिशरी के लोग, वो चाहे कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना बैठे हों, उनको आम आदमी के मुकाबले कम से कम 1000 गुना सजा हो। और अगर उनके खिलाफ ये साजिश है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, क्योंकि कोई ऐरा गहरा नत्थू घेरा आम आदमी उनके खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। ये कोई ऑर्गेनाइज सेटअप हो सकता है, RSS जैसा विंग हो सकता है, BJP जैसी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंटरनेशनल साजिश हो सकती है। उसको बेनकाब करना चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए, और उसको कम से कम भी 10,000 गुना ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो मेरा ये एक व्यू पॉइंट रहेगा कि जुडिशरी की डिग्निटी को अपहेल्ड करने के लिए इस केस की भी, जस्टिस वर्मा के केस की भी प्रॉपरली एक सही थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सच जनता के सामने आना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए।
अगर ये कल्प्रिट है तो इन्हें बहुत ज़बरदस्त सजा हो, और अगर इनके खिलाफ साजिश है तो साजिशकर्ता को 1000 गुना ज़्यादा, 10,000 गुना ज़्यादा सजा हो, ये मेरी मांग रहेगी। जी सर, धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें।